बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज से हुकूमत ने एक बार फिर नवीद सुना दी कि लोड शेडिंग में इजाफा हो सकता है। इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और दीगर मामलात को भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। अपोजिशन का आज फिर बॉयकॉट, चौधरी निसार भी जिद पर, हार कौन मानेगा। पंजाब पुलिस डट गई, इदारा टूटने नहीं देंगे, इस्तीफे तैयार, अब अमनो अमान किसके जिम्मे। एमक्यूएम की कायम अली शाह पर तनकीद, जो कोच बनने लायक नहीं इसे कप्तान बना दिया, क्या जवाब पीपल्स पार्टी के पास। गर्दिशी कर्जों के नाम पर सिर्फ 59 अरब कर्जा लिया, इसहाक डार कौम से क्या सच बोला, हकायक तो कुछ और हैं। कौम एक बार फिर लोड शेडिंग के लिए तैयार रही, मियां साहब प्यारों को एक बार फिर नवाजने लगे। आजादारी जुलूस हुक्मरानों पर भारी, हुकूमतों ने हाथ खड़े कर दिए, अल्लाह खैर करे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों को वेलकम भी कहेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शाजिया मरीज साहिबा, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाएं पीटीआई से आपका ताल्लुक है, रुकन कौमी असम्बली भी हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और ये मकबूल जान साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, सीनियर तज्जियाकार। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शाजिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बाइकआउट की कहानी जरा हमें कुछ बता दें, कब तक चलेगी? ये तो अब हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी का कितना एहसास है उन्हें, और ऑपोजिशन के भी वजूद को वो समझते हैं असेंबली के अंदर। हमने तो बहुत सादा गुजारिशात सामने रखी हैं, और जो एक गुजारिश ही है बल्कि कि जो चौधरी निसार साहब ने जो कलमात वहाँ अदा किए या जो वो करते रहते हैं, वो तो खैर अब बहुत सारी चीजें हमने इग्नोर की। नेशनल असेंबली में जो हुआ उस पर हमने सिर्फ ये उनसे गुजारिश की है कि वो जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन लिया जाए, चूंकि वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। असेंबली के अंदर तमाशा लगाना, जिस तरीके से खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि ये पुतलियां तमाशा लगाती हैं, हम तो आवाम के मसले लेकर आ रहे हैं, तो जिस पर हमने यकीनी तौर पर एक इसलिए स्टैंड लिया है कि ये रवैया अब कुछ ज्यादा हो गया, ये एक चलता ही आ रहा है प्रोसेस। और उस पर हम ये कह रहे हैं कि अगर तो ये अल्फाज उन्होंने कहे भी हैं तो सिर्फ वो वापस ले लें, और अगर उन्होंने नहीं कहे, जो रिकॉर्डिंग बता देगी, तो फिर पीपल्स पार्टी या पीटीआई दोनों जानिब से आपसे हम बॉयकॉट भी खत्म करेंगे, और खुर्शीद शाह साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया है कि वो माजरत भी कर लेंगे। चलें, अच्छी बात तो मेरा ख्याल है कि अब इससे साहब ये पहले वो बरम हुए ज्यादा सेनेट में, और अब नेशनल असेंबली की बारी आ गई। एक हफ्ता सेनेट बाहर हार तो नहीं मान रहे, उस वहां भी हार नहीं मानी, यहाँ पे भी अभी हार नहीं मानी, तो आप लोग कितना सा बॉयकॉट करेंगे? चौधरी निसार साहब पुराने सियासतदान हैं, बड़ी देर से असेंबली में हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं, लंबी तकरीर करते हैं, और उस लंबी तकरीर में वो कई दफ़ा ऐसी बात कह जाते हैं जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। और कल जो उन्होंने बात की कि जी ये तमाशा लगाया हुआ है, तो ये कोई ज़ेब नहीं देता था। आप अपोजिशन के किरदार को रिकग्नाइज करें, अपोजिशन का किरदार है, हम पार्लियामेंट में भी हुकूमत को अकाउंटेबल रखेंगे, हम मीडिया में भी रखेंगे, हम स्ट्रीट्स पे भी रखेंगे, ये हमारा हक है और ये जमहूरी हक है, तो उसको रिकग्नाइज करते हुए उसको समझें। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक दफ़ा लेट्स से सरजद हो गया कुछ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप कहें कि जी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी को हुआ है, दुख हुआ है, तो हम माजरत करता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, इससे तो बड़ाई होती है। लेकिन सेनेट में हुआ था, राजेंद्र हक साहब आ गए, उन्होंने माजरत की और फिर इजलास में लेकिन अगर अपने अल्फाज ही वापस लेने को, वो नहीं मान रहे, अभी तक नहीं मान, फिर क्या करेंगे आप? बस गवर्नमेंट्स बिहेव, बेसिकली हम तो यही कहें। देखिए, हाउस का माहौल खराब हो रहा है। हमने शुरू में ये कहा था, हमारी जमात ने बड़ा क्लियरली कहा था कि मुस्बत कदम उठाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि कौम की बात है। लेकिन अगर आप इस किस्म की बातें करनी शुरू कर देंगे, कोई इस किस्म के अल्फाज यूज करने लग जाएंगे, तो फिर हाउस का माहौल चढ़ा लेते हैं, और फिलहाल बहुत सारी बातें, असमा बहुत सारे ऐसे कलमात हैं, लेकिन अब इनफ वाज इनफ फॉर अस। तो इसका मतलब वो हाउस, हम भी रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं और ऑनरेबल अरकान हैं। हर मेंबर जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स के एतमाद से वहां आता है। क्या हमारे कंस्टिट्यूएंट्स वहां परेशान नहीं होते जब हम जो है वो डांटे खा रहे होते हैं,
हैं चौधरी निसार साहब की। मोहसिन शाहनवाज साहब, वो क्या आपकी पार्टी को भी डांटते हैं, बाकी अरकान को भी इसी तरह से डांटते हैं? सुना तो हमने। देखिए जी, वो मैं इनका भी बहुत एहतराम करता हूँ, शफकत साहब का भी एहतराम करता हूँ, और पहले दिन से जिस दिन से हमारी पार्टी की और हमारी हुकूमत कायम हुई, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे ऑपोजिशन की किसी किस्म की दिल आजारी हो। लेकिन चौधरी निसार साहब तो कर चुके, political, सेनेट में भी ऐसा कर चुके, इजलास बाहर सड़क पे आ गया था, उसके बाद अब नेशनल असेंबली की बारी आ गई। देखिए, जो इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाते हैं वो कभी इंटेंशनल नहीं होते। बाज दफा एक स्पीच में जब जिस तरह शफकत साहब कह रहे थे कि एक तकरीर लंबी हो गई है, उसमें कई जज्बाती एलिमेंट्स भी आ रही हैं, कई वो होती हैं, उसके बीच में फिर प्रेशर्स भी होते हैं, लेकिन कभी भी ये इंटेंशन नहीं रही कि हम ऑपोजिशन को अनॉय करें। और स्पेशली मैं तो खुद एहतराम करता हूँ और खुद एक हल्के से इलेक्ट होकर आ जाता हूँ, और उन लोगों में से जो सियासत इज्जत के लिए करते हैं, तो मैं तो खुद समझता हूँ, मैं तो एग्री करता हूँ इनकी बात से। आप इनका साथ देंगे, आप एग्री कर रहे हैं इनकी बात से, लेकिन आप इनका साथ देंगे? हमारी पूरी पार्टी जहाँ पे हमें फील होगा कि ऑपोजिशन से कोई ज्यादती हो रही है या इनके जज्बात थोड़े से इनको हमने परेशान हुए हैं, कोई ऐसे कलमात यूज हुए हैं, कोई ऐसी लैंग्वेज हुई है, तो बिल्कुल हम माजरत भी करेंगे इनसे। करेंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, सच ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब देखिए जी, ये कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे भी, मीडिया से भी ये बात करूंगा कि यहाँ पे आप इस चीज पे कि जी ये इस पे कोई मुकाबला, इसमें कोई मुकाबलेबाजी नहीं। मैंने जब कह दिया कि हम माजरत कर लेंगे, मैं कर लूंगा इनसे माजरत। अगर इनकी दिल आजारी हुई है, कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वैसे चौधरी निसार साहब का जो मौकफ था, हम कराची से आते हैं, आप कहीं से आते हैं, हम शफकत साहब, मैं सिर्फ वाइंड अप कर लूं, चौधरी साहब का ये मौकफ था जो मैंने भी आज सुना है उनसे, कि वो ये कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट से बाहर की जो चीजें थी कुछ, उनके ऊपर वो बात कर रहे थे, लेकिन अगर उनको क्लैरिटी चाहिए होगी तो बेशक हम इनके साथ बैठेंगे भी। और मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी विद इन द पार्लियामेंट जो बात की गई पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर कोई ऐसी बात वेरी क्विकली मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है जो हुकूमती पार्टी का पार्लियामेंट की तरफ एटीट्यूड है। वज़रा नहीं आते, फ्रंट बेंचेस खाली पड़े होते हैं, अटेंडेंस लो होती है, और सीरियसली नहीं लेते पार्लियामेंट। कुछ चंद एक बैक बेंचेस मतलब उनकी इनकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ तो पार्लियामेंट है ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बनी है। तो अब आते हैं नहीं, और ये नौजवान आ जाते हैं, लेकिन मेन लीडर्स कोई नहीं आते। वजीर आज़म साहब ने तो तहिया किया है कि हमें पार्लियामेंट में नहीं आना। और बात ये ये पार्लियामेंट हम सबकी है, अगर कोई तनकीद करेगा, कल को कोई कहेगा कि जी यहाँ कोई आता नहीं, तो दुख हमें भी होगा। ये नहीं है कि हम सिर्फ हुकूमत के लिए कह रहे हैं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब। और ये मकबूल जान साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, हार कौन मानेगा? ऑपोजिशन ही बिल आखिर हार मानेगी, या फिर जो है गवर्नमेंट भी इस पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगी, या चौधरी साहब खुद आएंगे, माजरत करेंगे ऑपोजिशन से? देखिए, पार्लियामेंट बुनियादी तौर पर एक बहुत सीरियस बिजनेस ये है कि जब से कैमरे पार्लियामेंट के अंदर चले गए हैं ना, तो आप देख लें मुकर्रीन की जो स्पीच का अंदाज होता है वो पार्लियामेंट को मुखातब करने का नहीं होता, वो 18 करोड़ अवाम का रिटोरिक होता है। वो उसी हिसाब से उसके अंदर जोश होता है, वलवला होता है, दूसरों को नीचा दिखाने की सूरत हाल होती है। ये बड़ा अजीबोगरीब, आप दुनिया की पार्लियामेंट में देखते हैं, सीरियस बिजनेस है ना, आप सीरियस काम कर रहे हैं वहां पर। ये जब मीटिंग में बैठे होते हैं, इसी तरह जोश से कोई तकरीर नहीं कर रहा होता, बेशक आपस में बैठे हों, बड़े तहम्मुल से फाइल्स, फैक्ट्स, फिगर सब आमने सामने आ रही होती हैं, डिस्कशन हो रही होती है, कोई अपना इस तरह की नारेबाजी वाली सूरत है। ये जो कैमरे वहां पहुंच गए हैं, फिर उसके बाद आगे जाके फिर पब्लिक कंजम्पशन आ गई है, तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे इस पार्लियामेंट के बिजनेस को मुकम्मल तौर पे मोची दरवाजे में लाके खड़ा कर दिया, और वाकई मोची दरवाजा बन गया। अब आप किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछो कि यार ऐसे होता है, तो दुनिया की जितनी बदतरीन मिसालें हैं वो निकाल के दे देगा। इंडिया में भी कुर्सियां चलती हैं, फिलिपीन में भी चलती हैं, कि वहां जी वो अपना इंग्लैंड के अंदर भी हर गालियां होती हैं। कोई अच्छी मिसाल आपको नहीं देगा कि हम अच्छी मिसाल दी, भाई अच्छी मिसाल और बुरी मिसाल के दरमियान ही आ जाओ आप कहीं पर। तो ये सीरियस बिजनेस जो है, यही वजह है आज तक सीरियस बिजनेस का। आप देखें, कोई बात नहीं, मोची दरवाजा नहीं है पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है बड़ी सीरियस डिबेट्स भी होती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिटोरिक जो है वो कोई गाली गलौज वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि दो चीजें, कि महज़ब अंदाज में चले पार्लियामेंट, और दूसरा ये है कि हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को सीरियसली ले और वहां पे आके पॉलिसी। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने अखबारात में पढ़ा कि जी कैबिनेट कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी तश्कील दी है। भाई आप लाएं उसको, पार्लियामेंट में लाएं, उसको डिस्कस करें। हमने जो जमहूरी लोग हैं जो इलेक्ट होके आए, हमने पार्लियामेंट की कदर और मंजिलत जो है उसको बढ़ाना। और ये भी बताएं कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी चीज क्या है, कैसे फ्रेम की जो गई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी
पॉलिसी में एनविजन किया गया था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अबॉलिश करके डिफेंस कमेटी बनाई जाएगी, उसमें कंपोजिशन होगी, क्या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, ये चीजें शेयर करने की होती है। ये चीजें हुकूमत चले शेयर कब करेगी, लेकिन आज हुकूमत एक नवीज सुना दी कि लोड शेडिंग के लिए आप तैयार रहें, इजाफी लोड शेडिंग हो सकती है अगले आने वाले चंद महीने में, और गैस की भी जैसे कि शॉर्टेज ऑलरेडी मौजूद है, इसी पे भी हम बात करेंगे। कुछ पंजाब पुलिस का भी जिक्र करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, चाहे हाउस में हो या हाउस के बाहर, बहुत सारे अवामी मामलात हैं जो हल तलब हैं। और सबसे पहले जो लोड शेडिंग के हवाले से हमने आगाज में भी कहा था कि एक बार फिर से हुकूमत ने कहा कि अवाम लोड शेडिंग के लिए तैयार रहें। तो ये जो बड़े बड़े दावे होते थे कि लोड शेडिंग खत्म हो गई और अभी जनवरी से इसका आगाज फिर हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? दावे ना सिर्फ मिनिस्टर्स की कैपेसिटी के ये दावे हैं, बल्कि आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और मुझे तो लोग मैसेज करते हैं जब भी मैं, अब तो यहाँ ये बैठे हैं सारा प्रेशर इन्हीं पे आएगा, लेकिन लोग बाकायदा मैसेज करके कहते हैं कि बहन इनसे ये पूछें कि जो आपने कहा था कि 6 महीने के अंदर लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। मैं आपको असमा बता रही हूँ कि आज सिंध के अंदर जो हालात हैं वो इस कदर बदतरीन हो गए लोड शेडिंग के हवाले से। मैं कराची को इसलिए एक्सक्लूड करती हूँ कि वहां पर एक प्राइवेट कंपनी चला रही है, लेकिन जो दीगर वापडा इलाके चला रही है वहां पर उनके ऑफिशियल्स तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका रवैया तो ऐसे हो गया है कि डिक्टेटर्स का भी क्या रवैया होगा। तो अगर अवामी हुकूमत चलानी है, अगर तमाम सूबों में आपने अपनी रेट रखनी है और अपनी प्रेजेंस का एहसास होना है, गो आपके वोट नहीं है तो भी परफॉर्मेंस आपकी पूरे पाकिस्तान में नजर आनी चाहिए। बदतरीन हालात हैं बिजली के, लोड शेडिंग इतने अरसे, इतनी तवील लोड शेडिंग हो रही है, और अब जो अनाउंसमेंट हुई है मेरा ख्याल है 4 दिन बिजली नहीं होगी। 4 दिन बिजली नहीं होगी तो फिर शफकत साहब, फिर वो जैसे पहले वही सवाल कि फिर आप तो महंगाई पे भी 22 को जो धरना दे रहे हैं, ये मुजाहिरा करेंगे, उसमें आप बिजली भी अब आप शामिल कर लेंगे क्या? कीमतें तो करेंगे ना, जाहिर बात है, टैरिफ तो बढ़े, बिल्कुल डबल कर दिए इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, डबल। वो भी उसके बाद 500 बिलियन से 570 या 90 बिलियन दिया कंपनीज को। अब फिर जो सर्कुलर डेट है वो 250 हो गया। बिल्कुल हो गया। सो इसका मतलब ये है कि क्या पॉलिसी थी जिसकी वजह से इन्होंने कोई इस दौरान में क्या उन्होंने लाइन लॉसेस काम किए, क्या रिकवरीज बेहतर की, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऐसे लिए जिससे उनके कैश फ्लो बेहतर हो। सो मकसद ये है कि परफॉर्मेंस कोई है नहीं, बातें आप सुनते जाए। इसाक डार साहब आके बड़ी तकरीरें करेंगे कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया। डॉलर जो है वो 108 109 कह रहे हैं 90s की सतह पे वापस लेके आएंगे, तो सारे लोग डॉलर जो है बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद ये है कि महंगाई जो है उसने लोगों की कमर तोड़ दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी पिछले महीने में अकॉर्डिंग टू पब्लिश की दाल आज 110 रुपए मिल रही है। पिछले महीने अकॉर्डिंग टू पब्लिश्ड फिगर्स 11% से ज्यादा इन्फ्लेशन हुई एक महीने के अंदर। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि और सैलरीज नहीं बढ़ी, माफ कीजिए सर, एक महीने के दौरान 6.25 अरब जो है इजाफी नोट छापे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि नोट भी छाप रहे हैं, ये कहते हैं जी नोट नहीं छाप रहे, नोट भी छाप रहे हैं, बाकी काम भी कर रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, बिजली की कीमत भी दुगनी कर दी है, बिजली अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि इन 7 महीनों में परफॉर्मेंस क्या है। आईएमएफ की शराइत में ये तमाम शराइत मौजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि आईएमएफ के मुताबिक आप चल रहे हैं तो वो कहते हैं हम डिक्टेशन नहीं लेते आईएमएफ से। क्यों? तो फिर ये क्या है? सब एक तरफ हुकूमत, ऑपोजिशन आपसे नाराज है, अवाम भी शायद अब आपसे नाराज है। अवाम भी नाराज है, हमें इनसे कोई जाती रंजिश नहीं है, पर ये अवामी मसाइल की बुनियाद पर बात करना बहुत आसान होता है और जब मसले का हल तलाश करना होता है उस वक्त यही हम कहते थे पता चलता है कि असल बात सब्र करो। अगर इसमें जहां तक लोड शेडिंग की बात हो रही है, देखें शफकत साहब काफी साहिब इल्म है, मैं बड़ी अच्छी तरह उनका एहतराम भी करता हूँ। 2200 मेगावाट नेशनल ग्रिड में एक्स्ट्रा ऐड हो गई है। चलें 2200 को आप और माइनस कर दें, 1700 मेगावाट तो एक्स्ट्रा ऐड हुई है जब से ये गवर्नमेंट आई है। ठीक है जी। उसके साथ आप देख लें कि जो आपके जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त क्रूशल हैं और जल्दी एड अप कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो था वो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज थे, लाइन लॉसेस थे, वो सारे आपने चले वो बेहतर कर दिए, सब कुछ बेहतर कर। लेकिन आवाम से ये पूछ रहे हैं आप जो मर्जी कर दो, वो कहते हैं बिजली चाहिए। देखिए ना, आप हुकूमत को टाइम नहीं देंगी तो ये तो फिर ज्यादती है ना। आप टाइम तो देना, मैं बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात बताऊं कि जो अभी लोड शेडिंग की बात हो रही है, अभी रिसेंटली हुआ ये है कि हमारे जो ताजिर हैं, जो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए पूरे पाकिस्तान में, उनकी तरफ से एक बहुत डिमांड आ रही थी एक गैस की सप्लाई की, और साथ में उनकी आ रही थी ये
डिमांड कि हमें बिजली जो है ये भी प्रोवाइड की जाए। और उसके साथ साथ जब हमने GSP प्लस और ये सारा कुछ किया, हमने कहा हमारी इससे ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी जो है उसका पहिया बेहतर तरीके से चलेगा, तो उनके साथ उनकी तरफ से ये भी रिएक्शन आया कि हमारा जब तक ये बिजली का पावर वाला इशू जो है इसको आप रिजॉल्व करें और हमें डिस्ट्रीब्यूट जो आप पहले तो दे रहे इसका मतलब चले मुझे जो समझ आ रही है जो आपने तो उस सेक्टर में ज्यादा बिजली फराहम कर दी, तो आम बैलेंस करने के लिए अभी इस वक्त जो था, अभी आज तक जो हालात हैं इस वक्त, मेरी बहन जो है ये हो सकता है सही बात कर रही हूँ कि सिंध के मसाइल, लेकिन मुझे पंजाब का पता है क्योंकि मैं बलूचिस्तान का भी काफी हद तक बाखबर रहने की कोशिश करता हूँ, सिंध के मामले में भी बाखबर और KPK में भी, लेकिन यहाँ पे गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज भी रिजॉल्व हुए और साथ में बिजली भी आ रही है। बिजली आ रही है। आप आम आदमी से जाके किसी गांव और देहात में पूछ ले, लेकिन अभी आपने कह दिया ना, खुद आपके मिनिस्टर ने कहा कि अभी बिजली नहीं है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन पे बंदा बैठा हुआ है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन पे बंदा बैठा हुआ है, उसके पास भी जाकर पूछें तो वो कह रहा है जी मेरी भी बिजली आ रही है। जी, और ये मकबूल जान साहब, हुकूमत कहती है बिजली आ रही है, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जी बिजली किसी आवाम से मैसेज आया कि ये नवीद नहीं है क्योंकि वो खुशखबरी होती है, ये बहुत बुरी खबर है, बुरी खबर चले बिल्कुल। और ये मकबूल जान साहब, एक तरफ बिजली की शॉर्टेज है, लोड शेडिंग के लिए तैयार रहे, दूसरी जानिब CNG का जिक्र आता है, हुकूमत कहती है हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, हमने कोई इजाफी नोट नहीं छापे, सर्कुलर डेट को हमने क्लियर किया, तो कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है इस वक्त? देखें, आप तीनों पार्लियामेंटेरियंस आपने मेरे सामने बिठाए हैं, हम तो आपका एनालिसिस ले रहे हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि नहीं, सीरियस बिजनेस। मैं पिछले दिनों एक एक्सरसाइज मैंने की थी, 1985 से लेके अब तक जितनी बजट डिस्कशन हुई है असेंबलीज के अंदर, तो वो बड़ा हैरान रहेगा। पहले मैंने बजट स्पीच को उनके साथ कंपेयर किया, तो वो इतने एस्टॉनिशिंग फैक्ट थे कि ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट बिल्कुल और था, और जो बजट स्पीच लिखने वाले माहिरीन थे उन्होंने ऐसी शानदार किस्म की स्पीच तैयार की थी जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और उसके ऊपर बड़ी पूरी उसने अप्लॉज किया, मंजूर हो गया बिल, जो मुताबिक है वो भी मंजूर हो गए। फिर उसके साथ साथ एक और बड़ी मजेदार चीज है, पूरा साल उसको डाइग्रेस करते हैं, उससे अलग होकर सप्लीमेंट्री बजट बनता है। मैंने देखा सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर कितनी डिस्कशन हुई है, इतनी आसानी से पास हो जाता है, वो पूरी पार्लियामेंट की जो सेंटिटी के साथ बजट पास हुआ होता है, पूरा साल उसका मजाक उड़ाया जाता है और बड़ी आराम से पास हो जाता है। सीरियसनेस का मैं बता रहा था कि ये सूरत हाल रही है, यकीनन करते होंगे, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। मैं एक जनरल व्यू की बात कर रहा था। अब आते हैं बिजली की तरफ। अब बिजली का इशू जो है उसके अंदर भी हम फंस जाते हैं ब्यूरोक्रेटिक सूरत। मैं चूंकि खुद शौकत महमूद साहब भी मेरे सीनियर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी और प्रपोजल्स, आप हैरान होंगे कि जर्मनी में और इंग्लैंड में इन सारे इलाकों के अंदर जो सनलाइट है वो 100, 100 दिन के अंदर है। 45% वो अपनी सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं जर्मनी के अंदर। वो अपना इलाका जो है एडम्बरा जैसे शहर के अंदर जहां के बिजली बिल्कुल नहीं होती, वहां पर उन्होंने कर दिया। इतना वो पुराना देर से सोचते हैं कि भाई ये करना होता है। हमारे यहां आज तक हम इसी बहस में पड़े हुए हैं, ये इसको चालू कर लें, इसको सर्कुलेट कर दें, इसको ये कर लें, या तो हम सिर्फ चंद दिनों के लिए आने के लिए और चंद दिनों के लिए मसले को हल करने के लिए सोचते हैं। एक ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तस्वर ही खत्म हो गया। जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, ब्यूरोक्रेट फाइलें बंद करके वो दूसरी फाइलें शुरू कर देते हैं, पिछला खत्म, अगला फिर एक्सपेंसिव होता है, वो होता है ना मिटा के तख्ती। ये इतने जो हुकूमत के सामने जो मसाइल हैं, ऑपोजिशन भी टफ टाइम जाहिर बात है दे रही है। अभी से धरने भी शुरू हो गए, एहतजाज भी महंगाई के खिलाफ हो, चाहे ड्रोन के खिलाफ हो, बिजली के, गैस के खिलाफ, तो फिर हुकूमत कैसे, क्या जाहिर बात है परफॉर्मेंस तो उनको बेहतर करनी पड़ेगी हर हाल में, किस तरीके से वो करेंगे? देखिए, बहुत सारे इश्यू होते हैं जिसमें इमरजेंसी, मतलब इन सारे लोग ये जानते हैं कि शुगर मिल्स कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर कितनी शुगर मिल्स है और किस तरह उनको सेक्टर के अंदर। मैं हैरान होता हूं कि किस तरह वापडा ने उनको डिस्करेज किया और किस तरह कहा कि हमारा टोटल कंट्रोल होना चाहिए। ये इतनी लंबी मैसेज पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये वो सेक्टर्स हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर आप ISI के हेड को बुला लेते हो, आप 4 एक्सपर्ट को इंटरनेशनल को पार्लियामेंट में लाके बिठाओ कि भाई हमें बताओ मसले को कैसे हल करना, आप इसको डिबेट पे रखो दुनिया के अंदर। ये इतना बड़ा सीरियस इशू है। और मैं सच्ची बात बताऊं, पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई पार्लियामेंट की तकरीर इतनी फैक्ट्स भी भरी होनी चाहिए। आप मतलब देखिए कैसे तकरीर करते हैं ये गैलवे वगैरह या दूसरे वगैरह, ये ऐसे होता है जैसे फैक्ट्स मशीन चल रही होती है और उसके अंदर बारिश हो रही होती है स्टैटिस्टिक्स की और चीजों की और बाकी चीजों की। हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और फिर बड़ी दलील भी दी जाती है कि बीच में वक्फे आ गए हैं, सब कुछ आ गए, हर चीज हो गया।
मान लिया, लेकिन एक सीरियस बिजनेस जो है आप इनको कहीं कोई टेक्नोक्रेट के वाले से कुछ ना कुछ करना चाहिए, इमरजेंसी के तौर पे होगा। और यह सब अपोजिशन तो अपना किरदार अदा करी। शफकत साहब, ये जो अभी मैंने जो बिजली का हम लोग पॉइंट उठा रहे हैं बार बार, अब इस पे कुछ आप देख रहे हैं, कोई नई तहरीक जन्म लेगी हुकूमत के लिए? जाहिर बात है, लोग तो फिर बिजली, गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियों में बिजली नहीं, गैस नहीं, तो लोग करेंगे क्या, कहाँ जाएं? देखिए, बिजली का इशू भी है, और बिजली का इशू का तो इंडस्ट्री से डायरेक्ट लिंक है उसका, तो उसमें अगर पेशरफ्त नहीं होती तो हमारी इकॉनमी का अपलिफ्ट होना बड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन सिर्फ वो एक इशू नहीं है, उसके अलावा इश्यूज भी हैं। मेरा ख्याल है महंगाई बहुत बड़ा इशू। हम जो लाहौर में 22 तारीख को एक जलसा भी कर रहे हैं, मार्च भी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अवाम की तरफ से इतना तकलीफ का इजहार किया जा रहा है कि अगर सियासी जमातें इस चीज़ का नोटिस ना लें तो फिर सियासी जमातें क्या करें। तो इसलिए इनकी एक मसाइल नहीं है, और अब आप देखेंगे कि और चीज़ें भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। ग्रे ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक स्कैंडल है कि जिसमें हजारों करोड़ों रुपए जो हैं वो हर महीने की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और उसमें अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज निकल रही है। पीआईए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो हालत है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, नहीं, प्राइवेटाइजेशन के अलावा जो उसको अरेस्ट करें उस डिक्लाइन को, वो डिक्लाइन भी रेस्ट नहीं। मेरा ख्याल है पीआईए का मैं पढ़ रहा था कहीं के शायद 30 अरब या 32 अरब उन्होंने लूज कर लिया ऑलरेडी। सो क्वेश्चन इज के एक इशू सिर्फ नहीं है, लेकिन बिजली का इशू बहुत अहम है। बिजली का इशू क्योंकि वो कोर है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, और उसमें तो जो दावे थे कि जी हम इस तरह कर देंगे, कभी कहते थे 6 महीने में कर देंगे, कभी आपको याद है शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें आपको याद है, तो आप उनका नाम शायद, और उसके बाद जो इंतशार उन्होंने इस बिजली के इशू पर फैलाया पूरे सूबे के अंदर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, जो कि यकीनन आईनी तौर पर देखा जाए तो बहुत अहम जिम्मेदारी है वो। और फिर आप वफाक के ऊपर आप चैलेंज करते हैं वफाक को, लेकिन अभी वो बहसीते चीफ मिनिस्टर और अब अगर वो क्योंकि अब मरकज में सिचुएशन बदल चुकी। लेकिन आज इसहाक डार साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा महंगाई की जिम्मेदार वो हुकूमतें हैं जो काफी नोट छापे, और आप लोग जाहिर बात है 5 साल तो आप कब तक ब्लेम करते रहेंगे। देखिए, मैं तो कहती हूँ ब्लेम करें, चाहे हमें बुरा कहकर, अगर वो कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बुरा इसलिए कहें कि अपनी जिम्मेदारी से वो बरी हो जाए, ये हो नहीं सकता। उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और जो वो नोट छापने की बात करते हैं, मैंने कुछ एक हफ्ता कबल इकोनॉमी पे बात की थी, तो उस वक्त तक ये फिगर था कि 542 तक का फिगर था, और अब तो उससे बढ़ गया होगा। ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, ये हम जमाते हैं। आज उन्होंने हाउस में बताया कि गर्दिशी जो कर्जे उनके मद में 59 अरब के जो है कर्जे जो शायद हमारी बारी आ रही चाहिए, दोनों जमातों ने आपकी जल्दी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में आ गई, और इन्होंने देखिए ना खैबर पख्तूनख्वा में आ गई, जो टेररिज्म इतना बड़ा इशू है वो इन्होंने बात ही नहीं की है, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की। इमरान खान की धमकियां मिल गई हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत बड़ा मसला है। ये कहूंगा कि जी अगर बात है ना परफॉर्मेंस की, तो ठीक है, आप पीएमएलएन की परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं तो इन तीनों प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट, केपीके में, शफकत साहब कह रहे हैं अब हमें चांस देख लेने, इनकी परफॉर्मेंस पहले केपीके में तो देख लेना। आज भी मैं देख रहा था कि इनके एक कांस्टेबल की तनख्वाह 17,000 है, और पंजाब में एक कांस्टेबल की तनख्वाह 20,000 है, सिंध में एक कांस्टेबल की तनख्वाह, ये बेहतर बता सकेंगे। वो भी एक बड़ी तहरीक आने वाली है, मुझे ब्रेक के बाद बिल्कुल इसी पे हम बात करेंगे, पुलिस के हवाले हो रहा है। लेकिन पंजाब में जो पुलिस आपकी प्रोटेस्ट कर रही है, इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाहें पंजाब पुलिस की हैं, उनको बोनसेस लेकिन फिर भी अफसोस है कि पंजाब में ही अलकायदा के लोग मिल रहे हैं उसके बीच में पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, देखिए आप उस तरह तो आप कराची की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के जिम्मेवार कौन है? देखिए, हम इस वक्त ये नहीं देख रहे, पंजाब में जो कुछ पल रहा है ना, पनप रहा है, वो पूरे पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खाने के बराबर। अलकायदा नहीं है कि जो कराची की सूरत हाल वहाँ पे अलकायदा नहीं है, बल्कि वहाँ पे तो रिपोर्ट्स आई हैं कि जो गैंग वॉर्स हो रही है वहाँ पे, और जो लोग वहाँ पे उनके पीछे से उनको सपोर्ट कौन करे, उनके पास असला कौन आ रहा है, और पेनिट्रेशन में वो लोग भी आ गए जो टेररिस्ट हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, देखिए हम मसले के हल की तरफ आए, हम बजाय कि हम टीवी प्रोग्राम में बैठ के सिर्फ ये, यानी हम पंजाब में एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है। पंजाब में एक्सट्रीमिज्म अगर आप कहते हैं, जिस तरह आपके मुताबिक ये है कि बहुत ज्यादा है, तो लेकिन पंजाब में इंसिडेंट्स जो हैं, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त बहुत बेहतर है।
اور پنجاب کی لا میں نے سنا ہے کہ پولیس والے باہر ہی لا اینڈ آرڈر کی بات ہے، خراب ہے، وہ محدود ہے اپنے تھانوں کے اندر. سب سے بھی پوچھیں گے پولیس کا جو مسئلہ ہے نا، پنجاب تو کراچی نہیں ہے، آپ جو ایکسٹرا فورس بنا رہے ہیں اس پہ اچھا خاصا شور مچ گیا. اسی پہ ہم بات کریں گے اور شفقت صاحب کی رائے لیں گے اور یہ صاحب سے بھی پوچھیں گے ڈی ایم جی اور پولیس کے گروپس کے درمیان اس وقت کیا رسہ بازی جو ہے سو شروع ہو چکی ہے. اسی پہ ہم مزید بات کریں گے. کچھ سیلریز کا بھی ایشو ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ ذکر ہوگا پنجاب پولیس کے معاملے کے حوالے سے اور پنجاب پولیس اس وقت ڈٹ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادارہ نہیں ٹوٹنے دیں گے. نئی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا جا رہا ہے اور اس میں سے پولیس والوں کو نکال کے دوبارہ ان کے جو ہے اس میں واپس بھیجا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پھر شفقت صاحب ذرا یہ بتا دیں کیا ہوگا. ریزائن تیار ہے، وہ کہتے ہیں ہم استعفے دینے کو تیار ہیں. دیکھیں جو ڈی ایم جی کی اور پولیس کی پی ایس پی کی جو یعنی کہ سینٹرل پولیس سروس کی جو ٹینشن ہے یہ تو بہت دیر سے چلی آ رہی ہے اور اسی کا ایک شاخسانہ آپ کو یہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ ہوا یہ ہے کچھ نئے ڈپارٹمنٹس یا پرانے ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے انہوں نے کوئی نئی فورس کریٹ کی ہے، لیکن اس کو بجائے آئی جی کے یا ریگولر پولیس کے انہوں نے اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوم سیکرٹری اینڈ دین ہوم منسٹر اس کو کر سکتے ہیں. ایکچولی جو پرانا طریقہ کار تھا اس میں ہوم سیکرٹری واز ایکچولی دی ہیڈ آف دی پولیس آلسو، کیونکہ وہ انگریز کا نظام وہ تھا. لیکن اس کے بعد کچھ چینجز آنے شروع ہو گئی، پریکٹس میں نہیں رہا. پریکٹس میں آئی جی بیکیم دی ہیڈ آف. اور ایک آرگومنٹ پولیس کی بالکل درست ہے کہ اگر آپ ہمارے سے ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اتھارٹی بھی دیں، باقی چیزیں بھی کریں. لیکن یہ میں اس لمبی ڈیبیٹ پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ جی اس میں کیا ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. یہ ڈیفیکلٹیز پرابلمز بڑے پرانے ہیں، لیکن جب یہ چیزیں سوچی جا رہی تھیں، یہ کیا جا رہا تھا تو یہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پرابلمیٹک بن سکتا ہے اور اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ کوئی پیش رفت کرتے ہیں، کوئی میٹنگز کرتے ہیں، کوئی اکٹھا بٹھاتے ہیں سب کو. لیکن ایسا اس کی ہینڈلنگ بہت خراب ہوئی ہے. باقی جو ہے کہ جی یہ کیسے ہونا چاہیے اور اس کے اندر تھوریٹیکلی کہاں ہونا چاہیے وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس میں کلیئرلی کوتاہی ہے اس کو ہینڈل کرنے کی. اور یہ صاحب آپ بھی ظاہری بات ہے ڈی ایم جی گروپ سے آپ کا تعلق ہے، لیکن پنجاب پولیس جیسے ڈٹ گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ملازمین کو واپس نہیں لیں گے. ان کی ایک جو کانسٹیبل ہے اس کی تنخواہ 40,000 ہے، لیکن اس نئے ڈپارٹمنٹ میں جو نیا بھرتی ہوگا اس کی 70,000 کے قریب ہوگی. وہ یہ کہتے ہیں قربانیاں ہم دیں اور جو نئے والے ہیں وہ پھل وہ پائیں گے. اس میں سر آیا اس میں شامل ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم استعفے دینے کو تیار ہیں. کمال ہے پلاننگ اس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. شوکت محمود صاحب خود ڈی ایم جی سے تعلق رکھتے رہے ہیں، بڑے سینئر آفیسر تھے ہمارے، تو اب ان کو اچھی طرح علم ہے سارا کہ جو شروع میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ہولڈ ہوتا تھا تو ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ سارے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے. اب جب جس وقت مشرف صاحب نے ڈیوالو کیا ان سارے تو بہت بڑا ایشو چلا تھا اور اس ایشو کے دوران پولیس نے اپنی وہ کہا تھا کہ ہمیں ایک سیپریشن دے دیں، ہمیں انڈیپینڈنس دے دیں، وہ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ کیسز ہمیں ختم کر دیں ان کو دے دی گئی. اچھا اس میں مثالیں پیش کرتے تھے انٹرنیشنل ماڈلز کی. انٹرنیشنل ماڈل میں ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے، باقی ایجنسیاں ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ. یہ جو ڈی آئی جی ہوتا ہے، جو آئی جی ہوتا ہے، یہ نخرہ ہوتا ہے بنیادی طور پہ بعد میں. اچھا ہینڈل وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں پر، لیکن چونکہ ہمارے عادت کہ ہم نے 1 پول سے 2 پول پہ 3 پول سے 4 پول پہ 5 پول، پھر ایک جگہ اسسٹنٹ میں ڈپٹی میں اس پہ ہوم سیکرٹری، کمشنر، فلانا پہ چیف سیکرٹری، اور ہم نے وہ جو سیڑھیاں چڑھنے والی عادت ہے یہ وہ ہے اصل مسئلہ. اب اس کے اوپر بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہونا چاہیے تھا. ایف آئی اے دیکھیں نا کسی کے ماتحت نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ایجنسی کے طور پہ کام کر رہی ہے، لیکن سیریسلی بزنس کے طور پہ اسٹیبلش ہوئی تھی، وہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. اس وقت گورنمنٹ کو بیٹھ کے سیریسلی اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا یہ کس قسم کی پولیس ہے، اس قسم کس قسم کے بندے آئیں گے اور اس کے بعد اس کو کون ہینڈل کرے گا. اس میں کہا گیا باہر سے بندوں کو ہائر کیا جا رہا ہے، باہر سے بندے آئیں گے، ریٹائرڈ فوجی ہوں گے یا حاضر سروس فوجی ہوگا وہ آئے گا. یقیناً دیکھیں نا ہماری جو پولیس ہے نا، ہمارا جو پولیس تھے وہ اس میں ہمارا جو تھانہ ہے نا، جی ہمارا تھانہ جو ہے بڑا روایتی قسم کا تھانہ ہے. ہمارا تھانہ بڑا روایتی قسم کا، اور وہ اس کے 35 قسم کا رجسٹرڈ ہے، اس کے اندر وہ ایس ایچ او بیٹھا ہوتا ہے، اس کی وہی انفارمرز ہوتے ہیں، وہی گاڑی ہوتی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی اس طرح کی یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ فورس بنانا چاہتے ہیں، بنانی چاہیے، لیکن اس فورس میں باقاعدہ ساروں کو بیٹھ کے اس کے اوپر سیریس گفتگو کرنے چاہیے. کس کے مطلب تو ایسی فورس کو کسی کے متحد ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک
उसके मतलब बड़े कुछ करने गवर्नमेंट का महीना है और चेलम आने वाला है, लेकिन तो वो मेरे ख्याल है कि इन दिनों में इस तरह की खबरें भी जो है वो बहुत बड़ा जो इजलास हुआ वो मैं बताता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है कि पुलिस को इम्पोर्टेंस, मैं अब खुद कई एक ऐसी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि कुर्बानियां हम दें, क्योंकि नाकों पे अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर हम वक्त के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके मुताबिक अपने मुल्क को रिफॉर्म नहीं करेंगे, खुद को चेंज नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। मैं आपको एक पॉइंट देती हूं कि ऑलरेडी वही पुलिस वाले अगर आपकी काउंटर टेररिज्म फोर्स बनी थी, एलीट फोर्स बनी थी, उसमें काम कर रहे थे, आप उनको दोबारा वापस भेज रहे हैं। देखिए काफी स्पेशलाइज्ड किस्म का अब जो टेररिज्म है ना, ये बड़ा स्पेशलाइज्ड हो गया। आपका जो यहाँ पे एक टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहा है उसके पास जो जो इक्विपमेंट है और जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है, वो आम कांस्टेबल जो है उसको अगर आपने ट्रेन करना तो आपको उसके ऊपर भी उतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उसकी ट्रेनिंग के लिए जितनी एक नई फोर्स के लिए करेंगे। और उसमें आप देख लें कि जिस तरह हमारे मॉडल पुलिस स्टेशन आए हैं पंजाब में, हमने 2-3 मॉडल प्रोजेक्ट्स किए हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स, लेकिन उन मॉडल पुलिस स्टेशन में भी हमें यही कॉन्सेप्ट मिल रहा है। जो पुराने पुलिस वाले हैं जो कि एक वो रवायती पुलिस जिसकी वो भी जिक्र कर रहे हैं, वो इस नए मॉडल के उनके आप कंप्यूटर्स देख लें जो एक लीगल एड प्रोग्राम में चला था, वो उन कंप्यूटर्स को भी ऑपरेट नहीं कर रहे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी देखिए पंजाब पुलिस जो है या पंजाब गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रही है, जिस तरह कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बन रहा है पूरे पंजाब के बीच में जिसके अंदर सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल होंगे, उसको भी इन्होंने पुलिस के हवाले किया है। उसका भी जो हेड ऑफिस है वो बन कुर्बान लाइंस में ही रहा है। इस तरीके से पुलिस को एम्पावर जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको इक्विप भी करना है नॉलेज के साथ। क्यों शाजिया, ये जो अभी जो खबरें आ रही हैं जिसी पे हम अब बात करें, तो क्या अमन अमान फिर किसके जिम्मे होगा अगर इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाता है? अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और अब नवाज लीग को जिस तरह की कामयाबी मिली है उससे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। और आज हम बेशक एक सियासी जमात में हों और हमारे डिफरेंसेस हों, लेकिन मसले के हल के लिए हम एक साथ हैं। और दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार की ये बातें करते हैं तो स्क्रूपलस मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज द की टू ऑल प्रोग्रेस। यू कांट प्रोग्रेस इफ यू डोंट हैव स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और इसमें माइंड ना करें कि अगर सिंध में इस तरह की नर्सरीज होंगी, मैं कहूंगी जहाँ होगी मैं कंसर्न होंगी, जहाँ होगी मैं कंसर्न होंगी, पंजाब में होंगी तो आप करें। खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म इशू है तभी तो डिविजिबल पूल का 1% जाता है खैबर पख्तूनख्वा को, अपार्ट फ्रॉम जो उनका एनएफसी का शेयर है। देखिए ये हमारे मसाइल है, ये हमारे मसाइल कोई जातियात से मुंसलिक नहीं है, कौम से मुंसलिक है। और ये न्यूज इस्तीफा दे या ना दे, इंटरनल मैटर क्या है क्या नहीं है, आई डोंट वांट टू नो। बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज कि जी चेलम आने वाला है, पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ रहा है, सेक्टेरियनिज्म बढ़ रहा है, हम फिरकों में बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं, उनके पीछे जाना है। और इसके लिए अगर आज पुलिस डिमोरलाइज होगी तो हमें मसाइल होंगे। सब आपको क्या लग रहा है, क्या ये क्राइसिस बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं इस वक्त आगे जो पुलिस का इस वक्त मामला चल रहा है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं शाजिया से एग्री करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पंजाब हुकूमत को ये चाहिए था कि ऐसे वक्त में इस किस्म के इश्यूज खड़े ना हो। क्या वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं होम सेक्रेटरी? नहीं, देखिए बात ये मैं आपको दो चीजें आपको बताता हूँ। ये अब थोड़ी थ्योरेटिकल बहस हो जाएगी, लेकिन जो कॉलोनियल स्टेट मॉडल है ना, कॉलोनियल स्टेट मॉडल में सिविलियन ओवरसाइट पुलिस की या यूनिफॉर्म फोर्सेस की बिल्ट इन थी। सो इन दैट केस पुलिस के ऊपर जो ओवरसाइट थी वो मैजिस्ट्रेसी की थी। हमने या तो हम कॉलोनियल मॉडल ऑफ स्टेट जो है ना उसको कंप्लीटली खत्म कर दें और एक डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम करें जिसमें सारे पावर्स जो है वो लोकल लेवल पे हों और फिर पुलिस भी लोकल हो, जिस तरह के अमेरिका में है, बाकी जगह है। और जो सेंट्रल एजेंसीज, जैसे पहले कहा गया, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं या प्रोविंशियल एजेंसीज हैं वो एक बिल्कुल एक सेपरेट हों जो कि मेजर क्राइम या बाकी चीज़ों में करने। अगर हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हम वही कॉलोनियल मॉडल ऑफ स्टेट को में पैबंद करने की कोशिश करते रहते हैं। जब आप उसमें पैबंद करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारी खामियां आती है, क्योंकि वो या तो आप उसको कंप्लीटली चेंज कर दें। अब इंडिया में उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने कॉलोनियल स्टेट मॉडल जो है उसको रखा है और उन्होंने इसी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओहदा और ये सारे ओहदे जो है वो रखे हैं। हमने मुशर्रफ के पीरियड के दौरान आके ना उसमें बहुत बड़ी पुलिस मॉडल और ये वो करके, सो अभी भी ये कंफ्यूजन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी लंबी बहसें हैं, इस पे पूरा सेमिनार हो सकता है इस पे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी कोताही है कि उन्होंने इस इशू को एंटिसिपेट नहीं किया
اور ایسے ٹائم پہ جب کہ لا اینڈ آرڈر چیلم Already critical ہے، بالکل۔ اس میں آ کے ان کو چاہیے تھا کہیں تو پنجاب پولیس کی ایفیشنسی کہ یہ ہوتی anticipate کرتے کہ ہیں اور فیصلہ کچھ آباد کرتے ہیں اس کے گوجرانوالا جیسے واقعات جہاں چھتر مارے جاتے ہیں، بیلٹوں سے مارا جاتا ہے عام عوام کو، اور کہیں تو ہے، ہم اس پہ اتنے کنسرنر ہونا چاہیے۔ پنجاب پولیس کی اور پنجاب گورنمنٹ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کے پی کے بھی ہمارا ہی ہے اور اس کے بعد سندھ بھی ہمارا ہی ہے، لیکن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر بیکاز پروونشل سبجیکٹ اور ان کی لیکن وہ یہ گورنمنٹ کہہ رہے ہیں ایسے موقع پہ ماڈل جو بنائے جا رہے ہیں نہیں چاہیے، اتنی مزاحمت شروع ہو گئی، ایک علامہ کی شہادت ابھی واقع ہوئی ہے، حال ہی میں واقع میں اپنی ہوئی ہے۔ بہن کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو اگر ٹرین نہیں کریں گے اتنے ایکسپیرینس بالکل آپ ٹرین یہ آپ کریں، ان سے لیکن میٹنگ کر کے لوگ ہیں سمجھا دینا آپ ان ان کو کو، مطمئن کریں، ہمیں ذرا سمجھائیں، آپ ان سے میٹنگ کریں، مسئلہ ریزالو کر دیں۔ آپ تو مسئلہ آپ سلجھانے کی طرف تو کم آتی ہیں نا، آپ الجھانے کی طرف زیادہ جاتی ہیں۔ اچھا، لیکن بہت میں اب اچھا، یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں، میں آپ کو یہ ایک ذرا بات بتا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں یہاں پہ یہ پولیس کا ایشو اتنا ایشو نہیں ہے جتنا یہاں پہ میرے خیال سے اس چیز کو ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، میسیجز آ رہے ہیں اور یہ کل آپ دیکھیے گا کہ اور پولیس کس کے کا اندر لکھا بڑی جائے گا۔ مزاحمت ہے، آپ کے وہ ذوالفقار چیمہ صاحب بھی وہ بھی بول پڑے، آئی جی موٹر ویز ہیں اس وقت، لیکن وہ بھی آج پولیس کے حق میں بولے Breaking news بہت سے بڑی wait نہ کوتاہی کیا کریں ہوگی کہ آپ اس چیز کو انارکی پہلے ان کی ریٹنگز نہ بڑھایا کریں، کام کر لیا ہم کریں۔ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس کے بیچ میں اگر پولیس اور یہ بیٹھ کے اچھا ہائیبریڈ ماڈل بنا لیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں، لیکن کون ہے ہوم منسٹر پنجاب کے؟ جی ہوم منسٹر ہے نہیں وہاں پہ، رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر ہے ابھی سارے ہوم منسٹر معاملات ہے ہیں، وہ، جی جی ان کے سارے انڈر ہیں، تو بس آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں کل، ان کو سمجھا دیں آپ سارے۔ اور یہ سب آپ ہمیں سن سکتے ہیں، میرے خیال سے میری میٹنگ سے زیادہ آپ کی میٹنگ ضروری ہے نہیں، تاکہ آپ کو میں سمجھ ان آ کو جائے۔ کچھ نہیں بتا سکتی کیا۔ اور یہ سب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے کچھ آڈیو کا پرابلم، ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مسئلہ خاصا بڑا اہم ہے، اور اگر جیسے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ مسئلہ تو بہت اہم سچویشن اگر ہو جاتی ہے اور پولیس کے اندر اتنی بڑی مزاحمت آ ہم جاتی تو ہے افسوس کے ساتھ کنٹرول کرنا بہت نم ہوتے جا رہے ہیں، بہت سن سے ہوتے جا رہے ہیں ان مسائل کے اوپر۔ اور یہ سب آخری بات ہم کریں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے پنجاب حکومت اس مسئلے پر قابو پا لے گی، پولیس کے اندر سے مزاحمت اٹھے گی، اور کیا اداروں کے درمیان ٹکراؤ تو نہیں آپ دیکھ رہے اس وقت؟ ہم دوبارہ کوشش کریں گے، کچھ آڈیو کا مسئلہ اگر ساتھ ہی ٹائم بھی جا رہا ہے تو آپ بہتر کیسے کریں گے اس معاملے کو، کیسے بہتر کر سکتے ہیں، ابھی ٹھیک کر تو سکتے ہیں؟ اس پہ یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں، ٹھیک۔ پولیس کے اور ڈی ایم جی کے آپس میں کئی دفعہ اختلافات ہوتے ہیں، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ بابو جو ہے جو ٹائی پہن کے آتا ہے وہ ہمیں کیسے کنٹرول کرے گا؟ کیوں شفیق صاحب آپ بابو رہ چکے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، کہیں پہ پولیس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کہیں پہ بابو اپنی بات میں نے تو منوا آپ لیتے ہوں کو ہاں آپ نے تو سارا وہ میں نے تو آپ کو ایک بڑا سمجھا کی دیا چیز بتائی ہے کہ ایک کلونیل ماڈل آف سٹیٹ ہے، اس میں پیوند کاری نہ کریں، نہ کریں، اگر کریں گے تو پھر مسئلہ بڑھے گا۔ یا اس کو چینج کریں، جب اس کو چینج کریں اور ایک ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئیں، اور جو جس ویسے طرح ہم تو ایک شفقت صاحب کو ہماری ایک اسٹرکچرل ریفارمز کی کمیٹی بنی ہوئی جس کو پروفیسر احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، ویژن 2025 کا بھی اس میں آئیں اور اپنی چلے آئیں آپ، کو بھی دعوت دیتا اور یہ سب آخری بات کہ آپ آئیں، آپ بیٹھ کے بات کریں اسٹرکچرل ریفارمز۔ میں نے تو احسن کو کہا تھا، میں نے کہا کہ اپوزیشن کے لوگ بھی لو لینا چاہیے، انکلوژن تو بلکہ میں خود کہوں گا آپ بالکل وہاں پہ بیٹھیں اور اپنی آڈیو کا مسئلہ ہے ملک کے مسائل ہے نا، ہم سب کے مسائل ہیں۔ جی میں آپ سے یہی سوال دوبارہ کروں گی کہ حکومت پنجاب اس مسئلے پر قابو پا لے گی، پولیس سے ریلیٹڈ جو اس وقت مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے؟ نہیں، پولیس والے بیچارے وہ دیکھیں، کھر کے زمانے میں پولیس نے ہڑتال کی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ کھر صاحب نے انوائٹ کیا تھا، نوکر پیشہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ اسی تنخواہ پہ بعد میں کام کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہوتی، ایک صورتحال ہے، بن گئی ہے، اب سمجھ نہیں آتی کیسے بن گئی ہے، لیکن انہوں نے ایز اے انسٹیٹیوشن بیہیو کرنا شروع کیا ہے تو کرنے دیں، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بنے گا نہیں، مسئلے اور بہت ہیں، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، باقی اتنے بڑے مسئلے ہیں کہ اگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو مسئلہ بن جائے گا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت بڑے مسئلے، بالکل بہت بہت شکریہ۔ اور یہ صاحب سے کہا کہ بہت سارے اور مسائل اگر وہ کھڑے ہو گئے تو پھر حکومت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ محسن شاہ نواز صاحب آپ کا شکریہ، شفقت صاحب آپ کا شکریہ، شازیہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔